अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है और जंगबंदी के दावे और फिर उसके खात्मे के ऐलानात ने पूरी दुनिया को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या ख़ित्ता एक नई और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी सियासत पर भी पढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद सख्त जुमलों की धमकी देते हुए कहा कि अमरीका ने गुज़िश्ता रात भी ईरान को निशाना बनाया और ज़रूरत पड़ी तो आज रात भी हमले किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान का ये कहना है कि वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और ईरानी क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कौम किसी भी दबाव या धमकी के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगी। जबकि उधर इत्तलात के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। जबकि कुवैत ने दावा किया है कि उसके दिफाई निज़ाम ने मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए और ओमान ने बढ़ती फौजी कशीदगी पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो आपने हुर्मुज़ और बैनुल अक़वामी जहाज रानी को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ इलाकों और जजीरों में धमाकों और हमलों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। जबकि इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि शहीद रहबर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और उनके अहले खाना की मैयतें ईरान से इराक के मुक़द्दस शहर नजफ मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसके बाद खित्ते में जज्बात और सियासी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। आखिर ईरान और अमरीका की ये महाजराई किस सम जा रही है? क्या सिफारतकारी कामयाब होगी या खित्ता एक तवील जंग की लपेट में आ जाएगा? इन तमाम अहम पेशरफ्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात और मुमकिन नताइज पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान आप दिफाई तज़ियाकार हैं, मेजर रिटायर्ड नदीम अहमद शेख साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वार्म वेलकम करूंगा आपको। जी शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा, ये बताइएगा नदीम शेख साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका दोबारा सख्त हमले करेगा। क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या बाकायदा फौजी मंसूबे का ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया? देखिए, अभी तो ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी एक दिन ही हुआ है इस तरह के जो अटैक्स एक दूसरे के ऊपर उन्होंने किए। जिस तरह ईरान ने फिर 3 कमर्शियल जहाज़ों पर जो उन्होंने अटैक किए और अमेरिका ने उसको एक प्ली बनाकर और इनके ऊपर हमले किए हैं और बंदर अब्बास और ये बुशहर और सारी जगहों पर ये जो है ये बमबारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी हमने ये मुआहदा भी जो है ये जो MOU था ये खत्म हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये कि आगे जाके क्लियर होगा, लेकिन मेरी अपनी जो फोर साइडेडनेस से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये लगता ये है कि ये थोड़ी देर का है, क्योंकि अमेरिकी सदर का आपको पता है इसी तरह से करते हैं कि थोड़ी पल में तोला पल में माशा। तो मुझे ये लगता है क्योंकि उनके अमेरिका में तमाम लोगों को ये यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि जी जंग खत्म हो गई है, हम जहाजों को वापस बुला रहे हैं, मैरीन्स को वापस बुला रहे हैं, ठीक है। बल्कि अब तो ये था कि जी नेटो से भी फोर्सेज हम वापस बुला रहे हैं। नेटो पे तो अभी वो कॉन्फ्रेंस पे भी हैं और जो सऊदी अरब में भी जो फोर्सेज हैं उसमें भी जो है वो थिनिंग आउट उनका प्लान है जी। लेकिन मसला ये कि अभी दोनों तरफ से मुस्तकिल धमकियां हैं कि जी ईरान की तेल की दरामद पर पाबंदियां जो थी वो दोबारा उन्होंने आयद कर दी हैं। ईरान उनको इसको हुड्डा कर दी और ब्लैकमेलिंग कह रहा है और अमेरिका कह रहा है कि जी आपने खिलाफ वर्जी की है तो अब हम इसमें मैं समझता हूँ कि इजराइल का बहुत बड़ा रोल है एज ए स्पॉइलर, और वो तो नहीं चाहता कि इस खत्ते में अमन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन ट्रंप साहब को उन्होंने परसुएट किया है, लेकिन ट्रंप साहब ज्यादा देर इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये 2-4 दिन की बात होगी, इंशाल्लाह मामला वापस सेटल हो जाएगा। अच्छा, अब आप समझते हैं कि ये जो दोनों ममालिक हैं अमेरिका और ईरान अब ये जंग से गुरेज चाहते हैं, क्योंकि अब हालात जो है वो एक जानिब तो सही हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, फिर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए, ये तो ट्रंप साहब की तरफ से है। ईरान तो कोई एक्शन करने की पोजीशन में नहीं है, वो काउंटर एक्शन करता है, काउंटर अटैक्स करता है। अगर उसकी सरजमीन पर अटैक्स हो किसी भी सरजमीन से, चाहे वो बहरीन की हो, चाहे कुवैत की हो, चाहे इराक से उनके ऊपर अटैक आए, इजराइल से आए, तो वो उसको काउंटर अटैक करते हैं। अमेरिका आप देखेंगे बिल्कुल अनसर्टेनिटी के किस तरह से अनसर्टेन है कि एक दिन कल अगर एग्रीमेंट होना है तो रात को ट्रंप साहब की जबान कुछ होती है, सडनली अगले दिन होता है कि जबान टोटली चेंज होती है। तो ये
अभी तक इस तरह की कभी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड कस्टम्स में इस तरह की कोई पहले प्रेसिडेंस मिलती नहीं है जहां इतने बड़े लीडर इस तरह की बिहेवियर का मुजाहरा करें कि पल में तोला पल में माशा, जो मैंने कहा। तो बहुत तेजी से ये चेंज होते हैं और उसके बावजूद आप देखें कि उनको सपोर्ट हासिल है। हालांकि सेनेट ने तो कर्व कर दी उनकी पावर भी कि वो जंग शुरू करने की। अब देखिए ये किसका क्या जवाब निकालते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, वो कोई ना कोई जवाब निकाल के कोई इमरजेंसी सिचुएशन बना के वो कर सकता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होगी। अमेरिका को फिर ख्याल आया कि जी इन्होंने क्योंकि कमर्शियल जहाजों पर अटैक किया है तो हम जो है, क्योंकि वो उन्होंने बताया हुआ था कि भाई आप जो है डेजिग्नेटेड रास्ते पर आए और माइन क्लियरेंस तक की बात हो रही थी, टीमें पहुंच गई थी, तो टीमें वहां पे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 दिन के ये अटैक्स करके फिर वापस जो है वो थोड़ा सा उनको सॉफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्टांस को सॉफ्ट करना चाहते हैं, ईरानियन अवाम को उनका जो प्रेशराइज कराना चाहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि वो किसी एग्रीमेंट पे आए। अच्छा, ये जो बहरान और ये कशीदगी बढ़ जाती है अचानक से, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या किसी मरहले पर सिफारतकारी का जो सिलसिला है ये नाकाम होता दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता। सिफारतकारी देखिए नाकाम कभी नहीं होती और हमेशा कामयाबी सिफारतकारी की होती है, टेबल टॉक्स की होती है। एट द एंड ऑफ द किसी भी जो आप दुनिया के बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट देख लें तो सिफारतकारी ही आगे कामयाबी का रास्ता है। तो ये सिफारतकारी पाकिस्तान ने सबसे पहले शुरू की है इस जंग के लिए, खासतौर पे मीडिएशन का। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हिम्मत नहीं हारेगा और दोबारा इसको चलाएगा और दोबारा ये कोशिशें तेज होंगी। और लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि ये एक साइड से जो बड़ी इजरायली या जायरस लॉबी है अमेरिका में, वो नहीं चाहती, ठीक है, तो वो वहां पे उनके जो सेनेटर्स हैं, आप उनके नाम अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये किसी तरह से भी ईरान के ऊपर हमले बंद करें ट्रंप साहब और ये जंग खत्म हो। तो लेकिन ट्रंप साहब ने देख लिया है कि हालात काफी खराब हो जाते हैं, यूरोप काफी मुसीबत में आता है, अमेरिका इटसेल्फ वहाँ हालात काफी खराब होते हैं, पेट्रोल बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो पूरी दुनिया प्रेशराइज करती है इनको कि जनाब। तो उम्मीद है कि ये 2-4 दिन का होगा और दोबारा सिफारती कोशिशें शुरू होंगी, जिसमें आपने देखा है कि कतर और पाकिस्तान दोनों इस वक्त सफ़े अव्वल पर हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अंडर हैंड या बैकडोर इस वक्त सिफारतकारी की पूरी कोशिश चल रही हो। अच्छा, मौशी मामलात जो हैं वो दरहम बरहम हो गए थे इस जंग की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी। किसी न किसी हद तक जो है अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो नीचे आ गई हैं, प्राइसेस कम हो गए। अगरचे अब भी ये तनाज़ा अगर नदीम शेख साहब बढ़ता है तो इसके सबसे ज़्यादा मौशी असरात क्या हो सकते हैं? सियासी अस्करी जो असरात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन मईशत से जुड़े हैं, हर आम आदमी जो है वो मईशत से जुड़ा है, तो क्या लगता है इसके जो है असरात क्या पड़ सकते हैं? देखिए, अगर ये जंग मज़ीद दोबारा शुरू हो जाती है, खुदा ना खास्ता जिसकी चांसेस कम है, तो ये इस पूरे रीजन, खासतौर पे जो गल्फ कंट्री थे जिसे आप जीसीसी कंट्रीज कहते हैं, उसमें आप देखें कि एक कंट्री तो काफी बहुत ज्यादा इस वक्त अफेक्टेड है। ईरान के बाद अगर कोई है तो यूएई के साथ आपको पता है कि इस वक्त वहां उनकी तो मईशत ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त रिसेशन पे जा चुकी है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज भी, क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं, जब उनका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा, इस रीजन में जंग होती है, तो उनकी आपने देखा कि रिफाइनरीज, ये आरामको और ये सारी बड़ी बड़ी जो है ये शेल पेट्रोलियम, ये सब बंद हो जाती है। इसी तरह से यहाँ से जब इन्हिसार बहुत सारे कंट्रीज का, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनका ज्यादा इस पे इन्हिसार है इस जगह से, गल्फ से, तो ये तीनों कंट्री सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी फ्रेजाइल है, तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया का ज्यादा खतरा है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त जो फर्टिलाइजर है यहाँ से आती है वो बहुत बड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी जमीन है, जो ज़राअत की बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। उसके साथ साथ उनके जो एलएनजी यानी गैस है वो बहुत शदीद, उनके रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो चुके हैं और मजीद अगर जंग बढ़ती है तो उनको भी बहुत इफेक्ट होगा और ये पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस है, क्योंकि यूरोप भी इंतजार कर रहा होता है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, तो यूरोप की चीजें कौन खरीदेगा, कौन टूरिज्म पे जाएगा, तो ये पूरी दुनिया एक लिंक्ड है आपस के अंदर, ठीक है। और तो ये चीजें पूरी दुनिया, बल्कि अमेरिका खुद इटसेल्फ
सबसे बड़ा फैक्ट्री होता है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मार्केट है और वो सारे इन लोगों पर डिपेंड करते हैं जो बाहर से जी। लोग आते हैं। लेकिन नदीम शेख साहब, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी तो कहा है ना कि जो जंगबंदी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो एक तरीके से तो वो भी सिफारतकारी के दरवाजे खुद से बंद कर रहे हैं। देखिए, उनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। आप पूरी ये जो जंग का दौरान है देख लें, रात को कुछ कहते हैं, सुबह अचानक कुछ कहते हैं कि जनाब जी। है, दे आर वेरी ब्रेव पीपल, ठीक है ना, आई लाइक दैम, ठीक है ना, दे आर वेरी गुड नेशन। सडनली ईरान एक दिन कहते हैं कि जी वी विल इरेज देम फ्रॉम जी। दी, ठीक है ना, ग्लोब, ठीक है, फिर फ्रॉम ये द भी कह रहे जियोग्राफी। हैं कि हम तो जनाजे पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम लीडर के हाँ, तो जनाजे का अभी जिक्र। भी अभी भी अभी भी ये खतरा है, इसराइल भी कर सकता है। इराक के अंदर वो लोग सब गए हुए हैं नजफ में, जी। आपको पता है, तो बहुत खतरा है मेरे हिसाब से। तो मैं उसको हुँ। उस नजर से देख रहा हूँ। इसराइल इसको यूज कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है, लेकिन इससे अमेरिका इसलिए नहीं कर सकता कि इससे जो आवाम के जज्बात है, खासतौर पर जी। इस रीजन में जहां जहां खासतौर पर अहले तशरीफ लोग ज्यादा हैं, उनकी जी। मेजोरिटी, बहरीन है, ये सारे इलाके, जी। तो ये खित्ता जो है शदीद अब एंटी अमेरिकन हो जाएगा हमेशा के जी। लिए। अभी तो ये क्योंकि एक कंट्री के अगेंस्ट था, इसलिए उन्होंने इसको बेयर कर लिया कि जी हमारे ईरान के अगेंस्ट है, नॉट रशिया के अगेंस्ट। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा देर का नहीं है जंग। और जो मैं इन्हीं चीजों को देख के, हुँ। सारे इंडिकेटर्स को देख के हुँ। कंक्लूजन कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में ये मामला, और कोई पता नहीं कल फिर ही दोबारा वो क्या कि जी ठीक है, हम एमओयू को वापस मान। जी। तो यूटर्न इनका मास्टर भी हैं। हाँ, यूटर्न। अच्छा नदीम शेख साहब, ट्रम्प की जानिब से इंतहाई सख्त बयानात हैं। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की एक जानिब वो बात करते हैं, फिर इंतहाई सख्त बयानात दे देते हैं जिससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। क्या मामला है? क्या कोई कोई मेंटल इश्यूज़ हैं उनके साथ? माज़रत के साथ। देखिए, आपने देखा उनके ऊपर कई बुक्स लिखी गई हैं कि जी, किसी और ने उनके उनकी ऊपर, उनकी भतीजी की ठीक है जानिब ना, से भी जो है बारहा ये कहा गया है। हाँ, कि फ्यूरी इन दी व्हाइट हाउस और पता नहीं हुँ। कौन-कौन सी इनके बुक्स हैं। और जैसे भतीजी का भी बात की कि जनाब इतने सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने साइन करके दी हुँ। कि जनाब ये ही इज मेंटली सिक पर्सन एंड ही नीड्स, जो है ना, वो इलाज है, मेडिकेशन है, इनका होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें तो हैं, और वो नजर भी आती हैं कि वो एक स्टेबल पर्सनालिटी नजर नहीं आते, और उनमें एग्ज़ैक्टली। सडन चेंज आता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम चेंज की तरफ जाते हैं। एक साइड पे रात को कहते हैं कि जी हम तो पूरी जोग्राफी से मिटा देंगे, अगले दिन कहते हैं कि जी हम तो एमओयू को साइन करने वाले, ठीक है, जंगबंदी कर देते हैं, सीज फायर कर देते हैं, और उसके बाद से वो सीज फायर इंटैक्ट रहता है महीनों। तो ये इनकी बात का एतबार नहीं, लेकिन इसराइल पीछे है, ये मैं आपको बता दूं। इसराइल इनको यूज भी कर रहा है, उसकी जी। वजह से ये प्रिक होते हैं और ये एक्शन करते हैं। और इनकी पार्टी को क्योंकि फंडिंग सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से है, ये सारे रॉथचाइल्ड और ये सारा वेस्ट में ये बैठा जी। हुआ है, ये ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत बड़ी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जी। सारे इनके हाथ में हैं, मीडिया जी। इनके हाथ में। तो ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन अब देखें कि ट्रम्प साहब दिल से जंग करना नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा आप कि आलमी ताकतें जो हैं वो इस बहरान को कम करने के लिए कितनी संजीदा हैं, या फिर तमाम आलमी ताकतें इस वक्त सिर्फ अपने अपने बुनियादी मफादात ही देख रही हैं? नहीं, आर्मी जो इस वक्त जो है ममालिक जो हैं वो अपने अपनी देख रहे हैं इस वक्त, और अपने अपने मामलात को ही हैंडल कर रहे हैं। उनका ज्यादा फोकस तो आपको पता है कीव है, यूक्रेन है, ठीक है, हुँ। क्योंकि वो यूरोप का पार्ट है, उसके साथ इनकी बॉर्डर सारी लगती हैं, पोलैंड और ये सारे इलाके हैं। और रशिया वहाँ पावरफुल होके इधर आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। हुँ। अमेरिका का नेटो ऑलरेडी कमजोरी की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, ये वो फंडिंग अपनी रोक रहा है। इटली को भी उन्होंने कह दिया है जी कि हम रोकेंगे, स्पेन को उन्होंने कह दिया कि जी हम तो सारी फंडिंग ही आपकी रोक देंगे। हुँ। तो ये अपने अपने इस वक्त उसमें लगे हुए हैं। फिर उन लोग को इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं है कि उनको खाली ये टूरिज्म से या थोड़ा बहुत उनका जो यहाँ से एनर्जी का आता है, बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है। तो उनको इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इस एरिया में है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और गल्फ कंट्रीज, हुँ। इंक्लूडिंग इसराइल एज वेल, ठीक है, हुँ। वो भी मुश्किल में होता है। जी। तो ये सब कंट्रीज इस वक्त जो है प्रॉब्लम है।
और इनके लिए ये एक मसला है। इसमें तुर्की और इस तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल हैं सारी। सेंट्रल एशियन को एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि ये रशिया से इनके साथ कनेक्टेड है, बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, जी। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं और इनको कंसेशंस हैं रशिया की तरफ से, बिकॉज ये दे रिमेन पार्ट ऑफ द रशिया, ठीक है, फॉर लॉन्ग। तो ये फिर भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान खासतौर पे क्योंकि टोटली अमेरिकन ब्लॉक की तरफ है, तो उसमें हम अमेरिका की कोई सैंक्शन की वायलेशन नहीं कर सकते। आप देखिए पाइपलाइन है वो भी नहीं स्मगल होता था, ईरानियन जी। ऑयल हमारी बॉर्डर से वो भी नहीं, रशिया से नहीं ले रहे, इंडिया फिर भी कर लेता है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ट्रंप साहब को मना लेंगे। ट्रंप साहब और जो पेंटागन है वो जंग नहीं चाहता, ठीक है, और ट्रंप साहब भी इसीलिए नहीं चाहते कि उनको पता है कि उनके पीछे पेंटागन जंग नहीं चाहता। अच्छा, मिड इलेक्शंस की जानिब भी बढ़ना है अभी डोनाल्ड ट्रंप को, और वैसे ही उनकी साख और उनके किरदार के ऊपर बहुत बातें होती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है। तो आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो है ये जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी, सीज फायर जो है वो मुस्तकिल तौर पे हो जाएगा? जी जी, उससे बहुत पहले ये देखिए, ये तो खत्म हो चुकी होती और हो जाएगी उससे बहुत पहले। ये तो ठीक है, वो तो आगे नवंबर दिसंबर में जाकर हैं, तो टाइम अभी काफी जी। है। और इनके जो रिपब्लिकन क्योंकि बड़े वहां पे डोमिनेट करते हैं और ज्यादातर इजरायलीस्ट लॉबी के अंदर मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं अंडर देयर अम्ब्रेला। तो वो ये चाहते हैं कि एक इफेक्टिव इनको ईरान को जो है हिट किया जाए इफेक्टिवली, जैसे वो कहते रहते हैं कि जी हम इनके सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने का एम जरूर है इसराइल का, लेकिन पेंटागन और ट्रंप साहब क्योंकि रिलेक्टेंट है, वहां जो फौजी हैं उनके अमेरिकन, वो जी। बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस अब वापस जाएं और इसको फोर्सेस को वापस बुलाएं। वो लोग जंग में नहीं जाना चाहते, इसलिए ट्रंप साहब का तो ये था कि मैं ये वेनेजुएला की तरह जो है एक हफ्ते में जंग को लपेट देंगे, पैराट्रूपर जाएंगे, बिल्कुल सारी ऐसा ही रिजीम है, चेंज करेंगे, रिजीम चेंज कर अपनी देंगे, मर्जी की सही। हुकूमत होगी। तो अब ट्रंप साहब जब वो नहीं कर सके तो उनको पीछे पेंटागन का प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम करना है वो पेंटागन से करना है। पेंटागन हर चीज में रिलेक्टेंट है कि जनाब नहीं, बस अब बस बहुत हो गया, जब खत्म करो, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे बॉयज जो है वो आर फेड अप हैं, ठीक है ना, तो वो होम सिक हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये बहुत ज्यादा अमेरिका में शोर हो रहा है, आपने देखा था। तो वो इसीलिए खामोश हो गया कि इन्होंने कुछ टाइम के लिए एग्रीमेंट कर लिया, तो एकदम से सारी चीजें डाई डाउन हो गई। अच्छा चलो भाई, अब ये फिर अचानक उठ गए। पेंटागन इनको नहीं करने देगा। अच्छा, नदीम शेख साहब, अमेरिका ने ये इल्ज़ाम दागा कि ईरान ने हमला किया, फिर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, जज़ीरों पे हमला हुआ, फिर उसके बाद ईरान ने रद्द-ए-अमल में ईरान ने रद्द-ए-अमल में हमला किया खलीजी जो ममालिक हैं वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर। अब आपको क्या लगता है कि अब इस अमरीकी अड्डों पे कार्रवाई करने के बाद जो कार्रवाई ईरान ने की है उसके बाद अमरीका मज़ीद कार्रवाई कर सकता है? देखिए, अमेरिका हैज नो कंसर्न कि ये खलीज के किन किन मुल्कों पे अटैक होता है नहीं होता है। अमेरिका इज ओनली कंसर्न विद इजराइल, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ट्रंप साहब है, अमेरिका नहीं है। हाँ, प्रेशर है जैसे, लेकिन ट्रंप साहब ने जो फैसला करना है वो करना है। एवरीबडी हैज टू फॉलो, चाहे रिलेक्टेडली फॉलो करें, विलिंगली फॉलो करें, रेजिस्टेंस शो करें, लेकिन सब हाउ दी अदर ये ही इज अमेरिका नाउ। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कुछ इंशाल्लाह ताला ये होगा। और चीजें जो है वो क्योंकि पेंटागन इनके पीछे है, इन्होंने जो भी कुछ करना है, इनके जो है हाथ हैं वो पेंटागन के हाथ। तो पेंटागन इस वक्त रिलेक्टेड है, और ये मैं समझता हूँ कि इजराइल सिर्फ इन ममालिक से इनको कोई कंसर्न नहीं है कि इसमें क्या होता है। अगर कंसर्न होता तो इराक कतर के ऊपर सबसे पहले एयर रेड किया इजराइल ने, आपके सामने अमेरिका की सारी एयर डिफेंस बैटरी लगी थी, कोई उन्होंने हमला नहीं किया। सऊदी अरब में इनकी एयर डिफेंस की बैटरी लगी है, कोई इन्होंने जनाब आरामको या किसी को नहीं बचाया, रिफाइनरी को। सारी दुनिया में इनके पैट्रियट लगे हुए, सबने खरीदे हुए, कहीं पे भी कोई नहीं। यूएई आपके सामने है, ठीक है। अब वो आयरन डोम लेके इसराइल को वहां बिठा दिया उन्होंने, लेकिन ये इनका कंसर्न ये बिल्कुल नहीं है, ये इनको नहीं जानते। इनका कंसर्न है ऑयल, इनका कंसर्न है अपनी डोमिनेंस, इनका कंसर्न है इजराइल और इजरायली लॉबी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहरीन पे अटैक हो गया, कल यूएई पे भी हो जाए, दे डोंट
इनको कोई दे डोंट बॉदर। जिस तरह चाइना है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, जो मर्जी हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है, जी। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा लेकिन चाइना को भी है, हमसे बार बार मौजूए गुफ्तगू बनाया जाता है अमरीकी सदर की जानिब से और मुमकिन तौर पे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे नदीम शेख साहब? आपने जैसे चाइना का जिक्र किया कि वो बिल्कुल एक साइड में होके बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा कि क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, उसके बावजूद भी इल्ज़ामात दाग दिए जाते हैं। देखिए, चाइना क्योंकि खामोशी से तरक्की कर रहा है, उन्होंने एक मॉडल मिल गया, हम्म, उन्हें एक सिस्टम उनका वहां पे चल पड़ा है, हम्म, वो गियर्स अब चल रहे हैं, गरारी चल पड़ी है, ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक दिन का भी जो कोई पॉज है वो उनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढा सकता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है, एक फैक्ट्री बंद होने का मतलब ये है कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो हम्म, जाएगी, उसके प्रोजेक्ट दूसरी फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उसके दूसरी के तीसरे में इस्तेमाल होते हैं, एक चेन रिएक्शन है। हम्म, वो उन्होंने इसको मेंटेन रखना है जब तक वो एक सुपर पावर का दर्जा नहीं लेते। हम्म, चाहे आप ताइवान में ट्रम्प साहब कल दौरा कर लें, वो शोर जरूर मचाएंगे, हम्म, ताइवान सामने में उनके एक मिसाइल की मार है, ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस वक्त कोई भी उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हम्म। वी विल नॉट टेक एनीथिंग, इस तरह की कोई जो है वो इशू को हम नहीं बढ़ाएंगे, चाहे किसी के साथ भी होता है, वी विल रिमेन क्वाइट, और इसको ऑपरेशन को चलने देना है, ये पहिया चलता रहे, और उसको उस जगह ले जाना है जहां हम अमेरिका को आंखें दिखाने के काबिल हो जाए। अच्छा नदीम शेख साहब, ईरानी क़यादत ने कहा कि हम हर हमले का भरपूर और सख्त जवाब देंगे। आप समझते हैं कि इस वक्त भी ईरान के पास इतनी अस्करी सलाहियत मौजूद है कि वो अमरीका के ऊपर मौसर अपना दबाव बरकरार रख सके? ईरान के पास कोई हरबी इतनी सलाहियत तो नहीं है सिवाय हम्म, बैलिस्टिक मिसाइल के, हम्म, एयरफोर्स नहीं है, वो जब चाहे जो पूरे एयर सुपीरियरिटी उनको है इनकी एयर के ऊपर, वो हम्म, जहां चाहे बॉम्बिंग कर सकते हैं, जिस चीज को चाहे टारगेट करके उड़ा सकते हैं, लेजर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है, एग्जैक्ट आप खिड़की से उसको फायर के हम्म। अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अच्छा, ईरान के पास दोनों इस दोनों वक्त नहीं। क़यादत की जानिब से नदीम शेख साहब, माजरत इंटरप्ट करो, दोनों क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। दोनों जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो अब क्या ये नहीं लगता कि अब मुकम्मल मज़ाहमत की पॉलिसी इख्तियार करेंगे अमरीका और ईरान? देखिए, मेरे हिसाब से जो ईरान है उसका जो लहजा है, हम्म, अब ये दो दो चीजों की वजह से हो सकता है। एक तो ये वजह होती है कि उनको अच्छी तरह से अंदर से पता है, फ्रॉम जिस तरह से मैं एक किसी चीज को पहले से फोर्स ही कर रहा हूँ या जी, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये आइडिया है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि जी अमेरिका एक हद से ज्यादा आगे नहीं हम्म, बढ़ेगा, तो वो उतना ही सख्त ले जाए। एक तो ये ऑप्शन है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह वो है कि जनाब जब आप एक हार्ड लाइनर हो जाते हैं, जी, वेदर रिलीजियस वाइज, वेदर पेट्रियटिज्म वाइज, किसी भी वजह से, तो फिर हार्ड लाइनर में आप ये नहीं देखते कि आवाम का क्या हो रहा है, आप कहते हैं जी हम खड़े हैं बस, और आखिर तक आखिरी इंसान तक हम लड़ेंगे जी। अब आप देखिए कि अवाम का तो वहां पे जो हाल है वो सारी दुनिया को पता है कि जी, वहां रोटी जो है वो, आप देखें कि जनाब क्या करेंसी की वैल्यू है। हम्म, ठीक है, तो जो अवाम तो इस वक्त वहां पिस रही है, तो अब लेकिन वो भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है अमेरिका को, वो कहते हैं जी हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जनाब। बिल्कुल, ठीक है, और वो तो ये दोनों अमेरिका को कोई इफेक्ट नहीं है, अमेरिका इसीलिए आराम से खेल रहा है, वो जवाब भी देता है। वो अमेरिका को सिर्फ इशू है तो पेंटागन की तरफ से, अमेरिका को इशू है तो इंटरनल प्रेशर की तरफ से, अमेरिका को इशू है तो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ से, जी, अमेरिका को और कोई इशू नहीं है सिवाय अपनी आवाम की तरफ से, अपनी जो ये इलेक्शन आ रहे हैं उनकी तरफ से, और पेंटागन की पीछे से बहुत शदीद किस्म की रिलेक्टेंस फेस कर रहे हैं। आप देखिए इनके बयान आ रहे हैं, कोई पीट हेगसेट का बयान नहीं है। हम्म, ठीक है, कोई इनका जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आपको उनका कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जेडी वैंस का कोई आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जी, स्क्रीन पर अगर है तो ये ट्रम्प साहब है, और थोड़े दिन पहले उन्होंने एक अपना वो भी शायद दी थी एक पिक्चर की, जी ग्लोब उठाया हुआ दुनिया का उन्होंने जी, अपने कंधे के ऊपर, यानी पूरी दुनिया को उन्होंने उठाया हुआ है। ऐसे पहले एक दफा जीसस का इन्होंने अपना एक दिखाया था कि जी मैं मसीहा के तौर पर। तो ये थोड़ा सा ये इज मेंटली अनस्टेबल। उन्हें इशू नहीं, इशू है तो ईरान को, ईरान को देखना है कि यार क्या कंसेशन देनी, क्या चीज फ्यूचर के लिए बेहतर है, क्या बात अभी कर ली जाए, किसी तरह से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये बदमाश उनके मोहल्ले में आ गए,
ये बदमाश मोहल्ले में आए हुए हैं, ये अमेरिका नहीं गए हुए, वो इनके मोहल्ले में आए, इनके सर पे खड़े हुए हैं। तो मतलब इसी तरह से इसको अवॉइड किया जाए। स्टेट ऑफ होम्स पे इस वक्त आपको लगता है कि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है ईरानी अफवाज का? नहीं, ईरान का बिल्कुल कंट्रोल है। देखिए, हरमुज तो वो जगह है ना, इसमें कंट्रोल की बात नहीं होती। इसमें कंट्रोल इस तरह से होता है कि आपने एक रॉकेट लॉन्चर दे दिया किसी को, वो छुप के बैठ गया, एक जहाज भी जाता है, वो रॉकेट लॉन्चर उस पर फायर करता है, उसके इंजन रूम पे, वो उसको हिट हो जाता है, वो जहाज नहीं डूबता। अभी तक कोई जहाज नहीं डूबा इस तरह, जहाज नहीं डूबता, लेकिन जहाज का हमला सारा सिविलियन है, वो खौफ में आता है, पैनिक होता है, रिवर्स गियर मारते हैं, पीछे भागते हैं, ठीक है, आग लग जाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसके लिए पूरी फौज नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई पूरे जहाज नहीं उड़ते रहे हर वक्त, वो इंगेज नहीं है, कोई टारगेट पहले से उसके ऊपर लॉक नहीं है, नहीं। तो वहां सिर्फ एक फियर उन्होंने ऑफ अननोन का क्रिएट किया है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज कहता है यार हम क्यों पंगा लें। फिर उसकी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको इंश्योरेंस इसलिए कम कर दिया कि जी अब ये इस एरिया से गुजरोगे, अपने रिस्क पे गुजरोगे, हमारे तरफ से आप कल को इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना फिर हमारे से, अगर क्लेम करोगे तो उसकी ये परसेंटेज नहीं होगी, ये होगी, क्योंकि उसको फोर्स मेजोर में ले जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो उनका कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो भी एक मुलाजिम होता है किसी कंपनी का, जी, किसी के जहाज होते हैं इंडिविजुअल के, वो रोकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल है वहां पे, कमर्शियल शिपिंग के लिए कंट्रोल है, क्योंकि कमर्शियल पे सारे सिविलियंस होते हैं और सिविलियनरी ओनर होते हैं उसके जहाज। मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना तज़िया, अपनी राय का खुलकर इजहार किया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हर गुज़रता लम्हा नई पेशरफ्त लेकर आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अकल, सिफारतकारी और अमन को जंग पर तरजीह दी जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान उसामा एजाज को। अल्लाह हाफ़िज़।